अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो सदन पटल पर है मेरे द्वारा लाया गया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए, देश के लिए। लेकिन ये सामान्य तौर पर जाना जाता है कि जनगणना भारत सरकार का काम है और हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार को करानी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिया है, हाथ खींच चुका है और उससे इनकार करती है। इसलिए इस विचार की जो सरकारें हैं जहां जहां, उन सरकारों ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है और उसी क्रम में इस सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गठबंधन की सरकार को, माननीय हेमंत जी के जो नेतृत्व में है, कि 17 फरवरी 2024 को इन्होंने कैबिनेट से निर्णय लिया कि हम यहां जाति जनगणना कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने नोडल एजेंसी के रूप में कार्मिक प्रशासनिक विभाग को चुना है। मेरा इतना ही आग्रह है कि यहां तो इन्होंने बेहतर निर्णय लिया, लेकिन 1 साल 1 महीने हो गए। इसके बाद तेलंगाना ने अध्यक्ष महोदय निर्णय लिया, जो कि अब वहां जनगणना हो चुका है। अभी आपने सुना होगा कि फरवरी 2025 में उन्होंने डिक्लेरेशन भी कर दिया। और अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना केवल जातियों की गणना नहीं है, जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसे एक्सरे कहा करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि एमआरआई है। अध्यक्ष महोदय, एक एक चीजों को दर्शाता है कि भाई वहां वह जो सोसाइटी, वह जो व्यक्ति है आज के समाज की परिस्थिति में किस पौधान पर है, कैसे है। तो मैं सरकार से सीधे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जब 1 साल 1 महीने हो गए, आपसे पीछे तेलंगाना ने शुरू किया, जाति गणना सामने ला दिया, तो इस सरकार को भी कदम आगे उठाना चाहिए। और सरकार ने माना भी है कि नहीं, हम कराना चाहते हैं और मेरा प्रक्रियाधीन है कार्मिक प्रशासनिक विभाग। वह किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है, सरकार हमें बताए कि भाई सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है। बस। माननीय मंत्री जी जवाब। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आकृष्ट किया है ध्यान, और सरकार इसलिए स्वीकार करती है चूंकि इससे सहमत है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी में ही इस पर सरकार ने ये चिट्ठी निकाला। फिर इसमें इसलिए प्रक्रियाधीन हम लोग लिखे अध्यक्ष महोदय, जैसे 19/7/2024 को झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए इसको कार्मिक विभाग को ये काम का जिम्मा सौंपा। फिर कार्मिक विभाग से 4/3/2025 को फिर इस संबंध में एक आदेश निकालिए कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन एजेंसी करेगी और किस किस स्तर से इस काम को करना है, उसमें कितना वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए हम लोग ने इसको लिखा है प्रक्रियाधीन है अध्यक्ष महोदय, और इस पर गंभीर है सरकार, और हम लोग इसीलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय कि ये इस राज्य में जातीय सर्वेक्षण होगा। बड़े सहजता से और सकारात्मक उत्तर सरकार की तरफ से आया है कि सरकार चाहती है। और सरकार ने कहा कि जैसे मैं सरकार के सामने उदाहरण रखता हूं कि वहां तेलंगाना में अध्यक्ष महोदय प्लानिंग जो योजना विभाग था उसको जिम्मा मिला। उन्होंने राज्य के 80,000 शिक्षकों को लगाया था, 10,000 सुपरवाइजर लगाया और 25 दिनों के अंदर उसकी भी आबादी 3,70,00,000 की है अध्यक्ष महोदय, और वहां सर्वेक्षण करा दिया। आपकी तैयारी क्या है? आप अभी खोज ही रहे हैं, तो भाई ये असेसमेंट तो कराइए कि भाई कितने डोर टू डोर कराएंगे। वहां 75 क्वेश्चनार हुए थे अध्यक्ष महोदय, एक एक चीजों पर कि भाई धर्म क्या है, जो बात अभी हम लोग करते रहते हैं कि भाई सरना धर्म की बात, हम उस कोड को भी डालें। तो भाई सरकार इस स्तर पर क्या तैयारी की है? क्या एजेंसी बाई एजेंसी से कराएगा कि सरकार अपनी एजेंसी से कराएगा? आपकी तैयारी क्या है? तब तो लोगों को लगेगा कि आप तत्पर है चीजों कराने में। ये तो आप बताएं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि सरकार गंभीर है, इसलिए ये 4/3/2025 की बैठक में मैं आघोषित तौर पर कह रहा हूँ, चूंकि वो प्रक्रियाधीन है कि 1-2 एजेंसियों से इन्होंने बात की है कि उसमें कितना वक्त लग सकता है, किस तरीके से कैसे होगा।
तो इसलिए मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि माननीय का जो भावना है किस किस तरीके से दूसरे राज्यों में भी इसको किया गया, जैसे तेलंगाना का इन्होंने उदाहरण, बिहार में भी करवाया है, तो इसको सकारात्मक ढंग से हम लोग लें और आगामी दिनों में इस वित्तीय वर्ष की तो हम लोग समाप्ति की ओर हैं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में इस पर सकारात्मक जवाब आएंगे और हम लोग करेंगे इसको। बड़ी आपने अच्छा कहा। हम जिस चीज को जानना चाह रहे थे, लगता है कि आपने उसी बात को कह दिया। हम जानना चाह रहे कि क्या इस वित्तीय वर्ष में तो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्या अगले वित्तीय वर्ष में सरकार यह निश्चित करती है कि जाति जनगणना हो जाएगी केवल एक भर्ती में? अध्यक्ष महोदय, जातीय जनगणना शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें तो बेहतर होगा। माननीय सदस्य को मैं, चूंकि ये सेंट्रल सूची में है जनगणना भारत सरकार और राष्ट्रपति के अधीन, इसीलिए हम लोग सर्वेक्षण लिखे हैं इसको, और ये संशोधित करते हुए मैंने जातीय सर्वेक्षण को ये किया जाए, सरकार ने इस पर भी आदेश निकाला है। तो मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय वरिष्ठ सदस्य को कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर हम लोग करने का प्रयास करें। ठीक, अगले वित्तीय वर्ष में करने का प्रयास करें। एक बहुत अहम मुद्दा है महोदय, और शुरुआत से ही इसका डिमांड लगातार होता रहा है। ये चूंकि ये माननीय मंत्री जी अभी तक इनका जो जवाब है कि प्रक्रियाधीन है, कार्मिक विभाग काम करे, एजेंसी किसको करना है अगले वित्तीय वर्ष तक। महोदय ये अगर इस मामले को महोदय अगर एक अगले वित्तीय वर्ष में अगर करेंगे तो उसमें टाइम देखा जाए कि आप धान रोपी के टाइम में कर रहे हैं कि कब कर रहे हैं, तो उससे पहले आप एक डेट, एक मोटा मोटी आप इसको, माननीय सदस्य का सवाल जो है राज्य हित में है, अपितु बोलेंगे कि देश हित में। हमसे पीछे जो जिन्होंने जातीय जनगणना को लाया उनका काम कंप्लीट हो गया, तो हमारा राज्य में भी कब लोग प्रवासी बाहर जाते हैं, कब आते हैं, इन तमाम चीजों को देख करके उस टाइम में एक डेट सुनिश्चित, एक माह सुनिश्चित कराया जाए और उसको निष्पादन करा दिया जाए महोदय। ठीक है माननीय मंत्री जी, धान रोपनी, धान काटने या अन्य कामों में लोग बाहर निकलते हैं, उस समय सभी बातों को ध्यान में रखेगी और बेहतर और सभी माहौल को अध्ययन करते हुए सर्वेक्षण का काम। कच्छप जी, राजेश कच्छप जी, आपका दूसरा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है महोदय, जवाब सकारात्मक आया है। केवल मैं इतना जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या मतलब क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में कनीय अभियंताओं को ग्रेड पे रुपया 4200 से 4600 रुपया कराने का विचार रखती है, और कराने का विचार रखती है तो कब तक कराएगी? मैं सिर्फ इतना ही पूरा अपना जानना चाहता हूँ। ग्रेड पे की सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट विभाग ने दिया है। बिहार राज्य में क्या ग्रेड पे मिल रहा है इसकी कोई आधिकारिक सूचना हमको नहीं है, और हमारा संकल्प ये कहता है कि केंद्र सरकार के समरूप मानदेय देने पर इन प्रिंसिपल हम एग्री हैं, सैद्धांतिक सहमति है। केंद्र सरकार में कनीय अभियंताओं को 4200 रुपया का ग्रेड पे दिया जाता है, मान्यवर हम लोग अपने राज्य में वही 4200 रुपया का ग्रेड पे इनको प्रदत्त कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब केंद्र सरकार के समरूप यह ग्रेड पे यहाँ पर कनीय अभियंताओं को दिया जा रहा है और वह भी 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो इसमें बढ़ोतरी का सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जवाब में आया बहुत सकारात्मक जवाब है, मैं कह भी रहा हूँ कि सकारात्मक जवाब आए। प्रदेश महोदय बिहार से ही अलग हुआ महोदय, और वहाँ के जो कनीय अभियंता हैं उनको 4600 का ग्रेड पे मिल रहा है। अगर यह प्रदेश, अगर बिहार प्रदेश होता तो आज उनको भी 4600 का मिलता। क्योंकि उनसे अलग हुआ है तो सिर्फ इतना है कि ये बाकी स्टेट जो वहाँ के जो कनीय अभियंताओं को जो 4600 रुपया मिल रहा है, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, 2500 के आसपास की संख्या है। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके पास में उदाहरण भी है, आपके पास में ठीक है भी लिखित ये नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी एक सूची भी आपको उपलब्ध करा दूंगा और आग्रह करूंगा कि ज्यादा संख्या में नहीं है, इसको 4600 रुपया कर देने से मनोबल कर्मियों का बढ़ता है। माननीय मंत्री जी, विभाग ने सरकार के तरफ से बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। केंद्र सरकार के समरूप वेतनमान देना
राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। पड़ोसी राज्य अगर 4600 दे रहे हैं तो ये बाध्यकारी नहीं है। वेस्ट बंगाल 5200 रुपया दे देगा तो बाध्यकारी नहीं हो सकता। मान्यवर, वेतनमान में समरूपता आवश्यक है और समरूपता रखते हुए सरकार के पास इसके लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं बस इतने हैं बात। माननीय मंत्री जी, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि ये बाध्यता है। ये बाध्यता तो केंद्र सरकार ने तो ओल्ड पेंशन बंद कर दिया, हम तो ओल्ड पेंशन भी दे रहे हैं, तो ये हमारी बाध्यता तो नहीं थी। लेकिन हम अपने राज्य कर्मियों के लिए, हम उनका सुरक्षा के लिए, उनका भविष्य के बारे में हम चिंतित हैं, उनके बारे सोच रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि केंद्र सरकार के समरूप जो देने का जो सरकार ने जो जवाब दिया है, तो बाकी राज्यों ने भी दिया है। जैसे बाकी राज्यों में दिया है, बिहार दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, यूपी दिया है, दिल्ली दिया है, उत्तराखंड दिया है, तो बाकी राज्यों ने नहीं दिया है, बाकी राज्यों ने दिया है। तो हम अपने राज्य को कहां पा रहे हैं? हम केंद्र सरकार की समरूपता की बात को अब छोड़ दीजिए, हम तो ओल्ड पेंशन भी दे रहे हैं, जो राज्यकर्मी खुश भी हैं। हम केवल इतना चाह रहे हैं कि जो कनीय अभियंता हैं उनकी संख्या 2500 के आसपास है, हम उसको जो है कि 46 दे सकते हैं, लेकिन हम देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मैं सिर्फ इसका जवाब दूंगा। मान्यवर, पेंशन से वेतनमान की तुलना किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद एक सामाजिक सुरक्षा के तहत सम्मानजनक जीवन जीने के उसके अधिकार की संपुष्टि है और उससे वेतनमान की तुलना नहीं की जा सकती है। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि किसी भी संवर्ग के लिए उठाया हुआ कोई भी कदम सरकार के लिए प्रेसिडेंस बनता है और कहीं से कोई भी इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य अगर प्रस्ताव देते हैं, उस पर सम्यक विचारोपरांत सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो हम लोग जरूर ध्यान देंगे। ठीक है। माननीय सदस्य सरजू राय जी। महोदय, सरकार का उत्तर मिला है, प्रायः संतोषजनक है। मैं केवल एक पूरक पूछना चाहता हूं कंडिका 3 के बारे में कि सरकार ने उच्च न्यायालय के सामने कहा है कि हम नगर निकायों का चुनाव 4 महीना के भीतर करा लेंगे। ये 4 महीना की अवधि 16 मई को पूरा हो रही है। 16 मई के पहले 1 महीना घोषणा होगी, उसके पहले तो चुनाव हो पाएगा। उस समय जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है सरकार की, ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा तब तक। तो क्या सरकार उच्च न्यायालय का निर्णय मानकर बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराएगी, या ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराना है तो उच्च न्यायालय से और समय मांगेगी, समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी? सरकार यही बता देती। माननीय मंत्री। मान्यवर, तो सम्मानित सदस्य के द्वारा आप जवाब देंगे कि आपका? ठीक, चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट 16 मई से पूर्व करा पाएगी कि नहीं सरकार। क्योंकि वरिष्ठ सदस्य को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अवमानना का मामला हुआ, इसलिए कोर्ट ने एफिडेविट करके 16 मई तक का समय लिया, 4 माह, और 21 जिलों का सर्वेक्षण का काम पूर्ण हो चुका है, जिसका प्रतिवेदन भी प्राप्त है और कुछ जिलों का बाकी है। तो इसलिए चूंकि कोर्ट और सरकार का मामला है, अभी 16 मई में थोड़ा समय अभी बाकी है, मई तक वक्त है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस काम को पूरा कर लेगी। और ठीक। माननीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री, माननीय प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री, आपको आप भी इस पर बोल दीजिए, क्योंकि आप बोल रहे थे लेकिन दीपक जी बोले, तो चलिए आप बोल दीजिए। नहीं, माननीय सदस्य ने जो आशंका व्यक्त की कि काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसी पर मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा सदन के माध्यम से कि 24 में से 21 जिलों में हम लोगों ने ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया। 3 जिलों का काम अपेक्षित है और ये बात बिल्कुल सही है कि 16 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई अवधि की समाप्ति है। 16 हाँ, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कहा, सरकार कृत संकल्पित है कि ओबीसी को उसका आरक्षण मिले और सरकार न्यायाधीशों का सम्मान भी करती है। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश आता है तो भी सरकार
ऑनरेबल हाई कोर्ट से यह गुहार लगाएगी कि चूंकि ओबीसी के वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला है, तो निश्चित रूप से कुछ समयावधि हमें देते हुए ट्रिपल टेस्ट करा के ओबीसी आरक्षण के उपरांत ही नगर निकाय के चुनाव कराने का आदेश दिया जाए। सरजू बाबू अकेले सक्षम है, किन्हीं का सहयोग कर दे रहे हैं। नगर निगम में दोनों हम लोग नगर निगम के क्षेत्र का सक्षम है। देखिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सुदीप जी ने स्पष्ट कहा कि ओबीसी के प्रति गंभीर है। हम लोगों ने इसी राज्य में और इन्हीं की सरकार में देखा है कि मुखिया जिला परिषद के चुनाव में बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव हो गया। माननीय सदस्य सरजू राय की चिंता स्पष्ट है और उनका पूरक भी स्पष्ट है। क्या सरकार ओबीसी को आरक्षण देते हुए 14 मई के पहले 16 मई के पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कंटेम्प्ट टू कोर्ट जो हुआ था, चुनाव कराएगी कि नहीं कराएगी? चुनाव आज से हम लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अध्यक्ष महोदय। नहीं, अब बटे ना आपको बोल। सरजू बाबू सरजू बाबू को पूछना दीजिए। महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से इतना ही जानना चाहा है कि चूंकि कंटेम्प्ट का मामला था, सरकार ने एफिडेविट दिया है, तो अब सरकार के न्यायिक अधिकारी कोई रास्ता बताएंगे इनको। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि या तो कृत संकल्प हैं तो ट्रिपल टेस्ट समय पर न हो तब भी हम समय मांगेंगे। वैसी हालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपका क्या निर्णय हुआ, कोर्ट मानता है कि नहीं मानता है? और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि अगर ट्रिपल टेस्ट कराने में देर है तब भी आप चुनाव करा सकते हैं, जैसे पंचायतों का चुनाव हुआ। तो इसी मामले में सरकार इस स्थिति सदन को स्पष्ट कर दे कि ये स्थिति उत्पन्न होती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको फिर से जाना पड़ता है न्यायालय के सामने। 4 महीने का समय सरकार ने ही लिया है एफिडेविट देकर, तब सरकार को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े न्यायालय के सामने जिससे साख इनकी कमजोर हो। वैसी हालत में सरकार के पास 2 विकल्प है, दोनों विकल्प में से कौन सा विकल्प सरकार चुनती है, मेरा यही सवाल है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सरयू राय जी के प्रश्न से पहले नवीन जी का भी प्रश्न आया था, उस पर भी 2 शब्द बोल देना जरूरी है। परिस्थितिजन्य विषयों के चलते इस राज्य ने मुखिया का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के देखा है। सामान्य तौर पर कहने के लिए बड़ा आसान होता है मान्यवर कि सरकार ने चुनाव करवा दिया। परिस्थितियां जब अनुरूप नहीं हो और चुनाव न हो तो केंद्र सरकार ग्रांट रोकती है। मुखिया के चुनाव के समय भी, ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव के समय भी यही परिस्थितियां थी। आज नगर निकाय के समय में भी यही परिस्थितियां हैं कि सरकार ने फाइनेंस कमीशन का बड़ा पैसा रोक रखा है। और मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज पिछड़ों के आरक्षण पर नवीन जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 27% आरक्षण को घटाकर 14% करने का अपराध कर्म अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी के भागीदार नवीन जी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी उस दिन यह कह रहे थे, मुझको आरक्षण की सीमा समझा रहे थे कि जब एससी और एसटी के आरक्षण के बाद बची हुई आरक्षण की सीमा में पिछड़ों को समायोजित किया गया, तो मैं उनको यह याद दिलाना चाहता था, लेकिन आसन का निर्देश नहीं था। आज संयोग से वो नहीं है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड सदन में यह बात कह रहा हूं कि तमिलनाडु 69% आरक्षण अपने लोगों को देता है और उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में ले जाकर संरक्षित किया गया है। यदि मंशा साफ होती कि पिछड़ों का आरक्षण मिले तो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार 27 को 14 नहीं करती, 14 को 27 करके 9 शेड्यूल में जाकर पिछड़े के अधिकारों को संरक्षित करती। अब माननीय सरयू राय जी के प्रश्न पर मैं आता हूं। मान्यवर, मैंने माननीय सरयू राय जी के प्रश्न पर मैं आता हूं। मान्यवर, उन्होंने 2 स्पष्ट चीजें पूछी। उन्होंने पूछी कि कंटेम्प्ट पर सरकार का रुख क्या होगा। हमने बहुत स्पष्ट और जवाब दिया उनको कि 16 तारीख की तिथि तक, चूंकि कुछ समय हमारे पास अभी बचा हुआ है, शेष 3 जिलों का अगर ट्रिपल टेस्ट आ जाता है
और हम आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए निकाय चुनाव के उन सीटों को आरक्षित करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित समय अवधि में हम चुनाव कराएंगे। यदि इसके बाद भी किसी कारणवश ये परिस्थितियां निर्मित हुई तो हम ऑनरेबल कोर्ट से इस बात का आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व को देखते हुए कुछ समय सरकार को और दिया जाए, जिससे उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके ओबीसी आरक्षण के तहत हम नगर पालिका के नगर निकाय के चुनाव कराएंगे। ठीक। तारांकित प्रश्न शत्रुघ्न महतो जी। तारांकित प्रश्न शत्रुघ्न महतो जी। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के आंकड़ा दिया है जो 1 लाख की आबादी पर 196 पुलिस है, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा की संसदीय समिति ने 1 लाख की आबादी पर 300 पुलिस की मानक माना है। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 211 पदों में सिर्फ 157 पुलिसकर्मी है। सरकार का ही आंकड़ा माने तो राज्य में लगभग 20,000 पुलिस की कमी है। इसके अलावा बहुत संख्या में सिपाही प्रमोशन पाकर एएसआई हो गए हैं, वह पद भी खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक एएसआई इंस्पेक्टर भी सब पद रिक्तियां हैं। सरकार ने जो 4919 पद पर बहाली की बात कही है वह सिर्फ और सिर्फ कागज पर ही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार बताए कि खाली पदों को कब तक भरेगी। पुलिस को 18 से 20 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, उनका दर्द सुनने वाला कौन है। आज लगातार हमारे क्षेत्र में घटनाएं घट रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है। अच्छा, उठो जान लीजिए पहले प्रश्न। सरकार इसका जवाब दे। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि राज्य में पुलिस बल की कमी है, जिसके चलते अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, और दूसरा उनका खंड का पूरक है महोदय कि क्या सरकार रिक्त पदों की बहाली करना चाहती है। ये 2 खंड है महोदय। तो चूंकि जिस खंड 1 का जो उन्होंने जो संदेह है महोदय उनका कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है मानक जो तय किया गया है कहीं न कहीं राज्य में कमी है, तो महोदय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप महोदय जो मानक है 1 लाख की आबादी में महोदय पुलिस की संख्या 196.88 रहना चाहिए, जबकि हमारे राज्य में महोदय 211 राष्ट्रीय स्तर के मानक से कहीं ज्यादा है महोदय। दूसरा जो उनका महोदय चिंता है कि भाई जो खाली पद है तो निश्चित तौर पर महोदय कुल पदों के लिए जो आरक्षी के लिए कुल 4919 पदों के लिए नियुक्ति कार्रवाई की जा रही महोदय, और कई ऐसे पद होते हैं महोदय जहां उसको इंटरनल प्रमोशन के आधार पर उसको उस जगहों को भरा जाता है। वो एक नियमित प्रक्रिया है महोदय, उस प्रक्रिया पर विभाग गंभीर है और समय समय पर उसका इंटरनल प्रमोशन हो रहा है महोदय, और जो नियुक्तियां हैं क्योंकि विज्ञापन भी उसका निकल चुका है महोदय, और हम समझते हैं कि अति शीघ्र उस पर बहाली हो जाएगी महोदय। शत्रुघ्न बाबू। मेरा कहना माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा कि हमारे पास पुलिस बल काफी है, तो जो मानक तय किया गया है 300 पद किया गया है राष्ट्रीय स्तर के अनुसार, और आज आप देख रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही है सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, हमारे पुलिस बल कमियां। कहीं बड़ा घटना घटती है तो सारा जिला का फोर्स एक जगह आ जाती है, कोई बड़ा आयोजन होता है तो सारा फोर्स एक जगह आ जाती है। तो क्यों ना हम उस पूर्ति को पूरा करने का काम करेंगे। 4919 जो पद जो बहाली की बात हुई थी, आज 1.5 साल से बात चल रही है, आज तक पूर्ति नहीं किया गया है। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। तो आप उसमें उसका जवाब तो आपको दे दिए कि विज्ञापन निकल चुका है। माननीय मंत्री जी ने आपको बताया कि शायद विज्ञापन निकल चुका है। तो 1.5 साल से सुन रहे हैं महोदय, आज बात नहीं बात है। 25 फरवरी 25 को पेपर आया था माननीय मंत्री कि लंबे कितने दिन तक आप लोग करेंगे ये बता दीजिए। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपने देखा होगा कि जब सिपाही दौड़, उत्पाद सिपाही दौड़ की परीक्षा फिजिकल हो रहा था महोदय, तो कुछ विसंगतियां थी जिसके चलते कई लोग अकारण मौत के मुंह में समा गए महोदय। सरकार समय पर उसका अवलोकन की, तत्पश्चात निर्णय लिया कि उन नियमों को कुछ शिथिल करना है महोदय, और अभी हाल में ही कैबिनेट पर उस पर नियमों को संधारण किया गया महोदय। हम समझते हैं कि जल्दी ही विज्ञापन निकलेगा और बहाली शुरू हो जाएगी महोदय। मैं तो कह रहा हूँ महोदय, मेरा कहना है कि आज प्रत्येक थाने में जो भी बल है, जो सिपाही है, सभी लोगों से 18 से 20 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है, जबकि नियम है 8 घंटा लेने का। तो कमियां है, तब तो आज 18-20 घंटा ड्यूटी ली जा रही है। आखिर पुलिस का दर्द सुनने वाला कौन है? उनका दर्द कौन सुनेगा? लगातार 18 से 20 घंटा ड्यूटी दे रहा क्षेत्र में, कमी है तब तो इस कमी को पूरा किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहूंगा या मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, इस दूरी को कम किया जाए। जो ड्यूटी 8 घंटा नियम है, 8 घंटा मानक है, उसी पर लिया जाए। 20 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। 8 घंटा ड्यूटी के बजाय अधिक ड्यूटी लिया जा रहा है महोदय। उनका उस पर चिंता है, उस पर कुछ बोलिएगा। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है महोदय। देखिए, विधि व्यवस्था का संधारण के हेतु कहीं पर उस तरह का अगर विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है महोदय, तब जाकर का 8 घंटा से बेसी ड्यूटी किया जाता है महोदय। अगर मान ली विधि व्यवस्था की कहीं समस्या है, कोई पर्व त्योहार है, तब जाकर के 8 घंटा से अधिक ड्यूटी लिया जाता है महोदय, अन्यथा नहीं लिया जाता है महोदय। क्षेत्र के अंतर्गत में लगभग कम से कम 18 से 20 किलोमीटर लोग दूर तय करना पड़ता है, कम से कम 18 से 20 किलोमीटर। अब बताइए, एक थाने में 8-10 सिपाही सबको लेकर के रहेंगे, तो वो विधि व्यवस्था क्या देखेंगे? वो लॉ एंड ऑर्डर पर क्या संभालेंगे? वो इसलिए लगातार लॉ एंड ऑर्डर स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है, और जहाँ घटना घट रही है वहाँ लोग समय नहीं पहुंच पा रहे। कुछ दिन पहले हमारे बागमारा में देश के साथ घटना हुई, कारण हमारे यहाँ फौज में बल नहीं था। इस चलते हमारे कुछ उपद्रवी द्वारा डीएसपी पर हमला कर दिया लोग। इसलिए कारण ये भी एक तो है, जिसे हम अध्यक्ष महोदय से कहना चाहेंगे, माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, जो भी कमियां इसे तुरंत पूर्ण किया जाए। ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न त्रासी प्रखंड के कसमार और लेस्लीगंज प्रखंड के डबरा पिकेट को स्थापित करने से, हटाने से संबंधित है। और जवाब आया है, और जवाब तो ये दिया गया है कि यहाँ पर ये जब 5 के एसओ कंपनी थी और IRB एसओ 4 की कंपनी थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। मैं ये आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हटाने का क्या आधार था। ये 2 पिकेट को जब त्रासी थाना से ये कसमार की दूरी, या कहिए कि अंतिम जो छोर होता है त्रासी थाना का 45 किलोमीटर है, उसको हटा दिया गया। लेस्लीगंज का से दूरी है, डबरा पिकेट की दूरी है करीब हम समझते हैं कि 18 किलोमीटर, उसको हटा दिया गया। लेकिन मात्र ये पदमा के सुविधा में हाट बाजार में पिकेट है, उसको नहीं हटाया गया। और जबकि ये इलाका जो है, जिस इलाके को में हटाया गया है डबरा और ये आपके हैं कसमार को, उस इलाके में नहीं है पुलिस पिकेट हटाने से इस बार करीब लोगों ने करीब 5,000 करोड़ का कहिए कि पोस्ता खेती किया। अब पुलिस पिकेट होने से डर रहता था, और उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी, और लोग निश्चिंत होकर रहते थे, और इस प्रकार से खेती नहीं होती थी। तो मैं आधार जानना चाहता हूँ, किस आधार पर यह पदमा को नहीं हटाया गया, और जो नक्सल प्रभावित इलाके थे, जहाँ पर अशांत रहते थे, थाना से काफी दूरी था, उसको हटा दिया। ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य जानना क्या चाहते हैं? पूरक महोदय, मैं पूरक ये पूछना चाहता हूँ महोदय कि आखिर इसका आधार क्या था इस दोनों पिकेट को हटाने का। ये एक ही थाने में एक थाना है, जो मनातू थाना। मनातू में 7 पंचायत है महोदय। 7 पंचायत में मनातू थाना लेकर के 4 पिकेट, और मतलब टोटल 7 पंचायत में 5 ये कहें कि ये पिकेट और थाना है, उसमें इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। सो ये मनातू ये तरह ये को पदमा को, और पदमा को न करके जो जंगली इलाका था, जहाँ नक्सल प्रभावित इलाके थे, उसको कसमार को हटा दिया गया, डबरा को हटा गया है।
ये ऐसो किस आधार पर किया गया, जबकि हटना चाहिए था ऐसो पद्मा को, और इसको छोड़ देना चाहिए था, जिससे कि कानून व्यवस्था के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी नहीं होते और जो अन्न बन खेती बाड़ी होता तो वो भी नहीं होता, लोगों को डर रहता। और अभी ऐसा हम पता लगाए थे महोदय, ये 45 किलोमीटर दूरी होने के बाद गोविंदी एक इलाका है, तरहसी से 45 किलोमीटर दूरी है तरहसी थाना से, वहां पर पुलिस को अगर कोई घटना घटती है तो जाने में कम से कम 2.5 से पौने 3 घंटा लगता है जाने में पुलिस को। ये मूवमेंट है सो नहीं कर पाता। मैंने उसको कहे हटाया गया है ना? हाँ, हटाना नहीं चाहिए था, क्यों हटाया गया उसको, और उसको स्थापित ठीक है। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी समझोगे, हम भी समझोगे, उनको चिंता है कि एक पुलिस पिकेट था उसको क्यों हटाया गया, यही उनकी चिंता है महोदय। देखिए महोदय, झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा और जिले के एसएसपी, एसपी के समीक्षा उपरांत अगर कोई गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यकता होता है तो पुलिस पिकेट बनाती है महोदय, सेट बनाती है और कार्रवाई करती है महोदय। और जब लगता है कि अब गतिविधियां कम हुई है तो फिर उसको दूसरे जगह भेजा जाता है महोदय, जहां एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो सामान्य प्रक्रिया है महोदय, और सामान्य प्रक्रिया के तहत उस पैकेट को बंद किया गया। और कोई केवल उस पैकेट को बंद नहीं किया गया महोदय, राज्य के इस तरह के कुल 66 पैकेट, तो कई चिंताएं भी आती है, पब्लिक कंसल्टिंग से भी चिंताएं आई है कि कोई स्कूल में पोस्ट को डाल दिया गया है, कोई पंचायत भवन में है, तो कई शिकायतें भी आती है कि भाई स्कूल बाधित है, पंचायत भवन बाधित है, सरकारी कोई भवन में वो एडजस्टमेंट है वो बाधित। इस तरह से कई आकलन मूल्यांकन करने के बाद जो राज्य मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय उस पर अग्रतर पहल करते हुए उसको आवश्यकता पड़ेगा फिर जाएगा महोदय। महोदय, जब ये दोनों पिकेट को हटाया जा रहा था तो हम समझते हैं 2-3 दिनों तक ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया, बैठे रह गए पिकेट पर, आग्रह करते रह गए, पुलिस प्रशासन से एसपी साहब से बात करते रह गए। मैं भी वहाँ पर धरने पर गया था, ऐसे डीजीपी साहब से बात हमारी हुई, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे भविष्य में इसको ऐसे कंटिन्यू कर दूंगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि उस डबरा और कसमार को कंटिन्यू करने का मुख्यमंत्री से आश्वासन चाहते हैं, और ये अगर जरूरी महसूस करें, पुलिस की जरूरी है कहीं, तो पद्मा को हटा दिया जाए। पद्मा में कोई आवश्यकता नहीं, उसको ऐसा आप समीक्षा करवा लिया, देख लीजिए, पद्मा कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही यह थाना से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर ऑन रोड है, इसको हटा देने से कहीं कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये दोनों जगह रहना चाहिए महोदय, यह मैं मंत्री महोदय से आग्रह। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको हम लोग समीक्षा करा लेते हैं महोदय, और जहां पर आवश्यकता होगा उस दिशा में हम लोग अग्रतर पहल करेंगे महोदय। ठीक है शशि जी। एक छोटा समझ, ये 45 किलोमीटर दूरी है आपका कसमार का, इसलिए उसको और डबरा को छोड़ दिया जाओ, अगर समीक्षा करा करके पद्मा को हटा दिया जाए। हाँ, आ गया बात आपका। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा और स्पष्ट पूरक प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी वित्त मंत्री बताएं, अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को कितना उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना लंबित है विभिन्न योजनाओं के तहत, और उक्त में कितनी और किन किन योजनाओं के तहत केंद्र को उपयोगिता प्रमाण नहीं भेजे जाने के कारण झारखंड सरकार का फंड रोक दिया गया है। उक्त सेंट्रल फंड रुक जाने की वजह से झारखंड की कौन कौन सी योजनाएं प्रभावित हुई? माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न कुछ और है और सदन में पाठ किसी और का कर रहे हैं। मैं पढ़कर सदन को और आपको अवगत करा देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को ससमय देने का प्रावधान है? विभाग ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है, अस्वीकारात्मक। विशेष सहायता योजना के नाम से राज्य को कोई राशि प्राप्त नहीं है, अतएव उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने का प्रावधान नहीं है। दूसरा पूरक इन्होंने जो पूछा है मान्यवर, वह यह पूछा है कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में झारखंड सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 5,255.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें अभी तक 4,580.62 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सरकार का उत्तर है
स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसको सस्की भी बोलते हैं, के नाम से केंद्र सरकार के द्वारा एक दीर्घावधि ऋण दिया जाता है जिसकी अवधि 50 वर्षों की होती है। इस लॉन्ग टर्म लोन के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि 4,580 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है। तीसरा प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि हर 3 महीने में केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है, लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने के कारण केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित राशि राज्य को नहीं मिल पा रही है? मान्यवर विभाग ने उत्तर दिया है कि सस्की के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल 4 पार्ट में दीर्घावधि ऋण लॉन्ग टर्म लोन की राशि विमुक्त की गई थी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में 3 पार्ट से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष में समर्पित कर दिया गया है। चतुर्थ पार्ट इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले सप्ताह में जाने का प्रावधान है। चौथा इनका प्रश्न था कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित पड़े उक्त सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? सरकार का उत्तर है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष पार्ट 1 राशि 81.47 करोड़ की विमुक्ति हेतु दिनांक 31/3/2025 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाना प्रावधानित है। उद्योग विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी कोई प्रश्न अगर सदस्य पूछना चाहें तो मैं सहर्ष उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ये उपयोगिता प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है तो सचिव अलका तिवारी जी ने 24 जनवरी 2025 को एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस तरह सब पेपरों में इसका वर्णन है, हर अखबार में इसका वर्णन है, और उन्होंने स्पष्ट पूछा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण हमारा फंड नहीं आ रहा। अगर सही है और मामला संवेदनशील है, राज्य का कहीं पैसा फंसता है तो राज्य का विकास प्रभावित होता है। तो अगर सही में राज्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने से फंड नहीं आ पा रहा है तो उसमें सिंसियर होकर काम करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द फंड लाने का उपाय करना चाहिए। सुझाव के तौर पर मान्यवर बहुत स्पष्ट सरकार ने उत्तर दिया है। 81.47 करोड़ की विमुक्ति हेतु 31/3/2025 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाना है। मान्यवर आज 24/3 में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी हमारे पास 6 दिन शेष हैं और राशि कुल है 81.47 करोड़। तो सवाल इस बात का उठता है कि 81.47 करोड़ राशि के रुकने से राज्य का विकास रुक जाएगा। 15 फाइनेंस का पैसा रुका हुआ है मान्यवर, 1,36,000 करोड़ रुपया रुका हुआ है। राज्य के प्रति चिंता है तो उन राशि को तो दिलवा दें, हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। धन्यवाद माननीय। ठीक है प्रदीप जी। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल हो गया, अब इसमें कुछ बचा क्या? बचा हुआ क्या? अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री जी बोल रहे हैं कि छोटा सा अमाउंट फंसा हुआ है। ये छोटा सा अमाउंट का मतलब नहीं महोदय, मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पदाधिकारी कितने जागरूक है। अगर 1,36,000 करोड़ फंसा हुआ है जिसके बार बार चर्चा हो रही है पूरे राज्य में, तो कहीं न कहीं पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते इतना बड़ा फंड धीरे धीरे जमा हो रहा है। तो छोटा फंड को छोटा न समझे, हमारे पदाधिकारीगण कितने सिंसियर है फंड लाने में सेंट्रल से और क्या क्या हो सकता है सेंट्रल से, इसमें गंभीर रहना चाहिए। हमारे मंत्री महोदय बहुत सिंसियर है, इनके जवाब से मैं हमेशा संतुष्ट होता हूं, सदन में अच्छा जवाब देते हैं, तो काम भी अच्छा होना चाहिए महोदय। ठीक। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 745 दिनांक 15/3/2024 द्वारा सप्तम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य के कर्मियों जिसका वेतन लेवल 1 एवं वेतन लेवल 2 के अंतर्गत 24,200 अथवा इससे ऊपर है को X एवं Y श्रेणी के शहरों के लिए परिवहन भत्ता की दर क्रमशः ₹3600 एवं महंगाई भत्ता तथा ₹1800 महंगाई भत्ता का लाभ 1 फरवरी 2024 से अनुमान किया गया है। इसका उत्तर मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं महोदय। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर विभाग ने स्वीकारात्मक दिया है, सरकार इस बात को स्वीकार करती है। महोदय, मेरे पास जो सूचना आई है कि परिवहन में जो है सबको परिवहन भत्ता
दिया जा रहा है, तो जो बकाया परिवहन भत्ता है क्या उसको भी दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी, बकाया परिवहन भत्ता यह खंड भी सरकार ने स्वीकारात्मक प्रेषित किया है। अध्यक्ष महोदय, चलिए, माननीय सदस्य आपका सुझाव को मान लिया है। प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट प्रदीप बोलिए। तीसरे खंड में कहा है कि सरकार के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार और लाभ राज्य सरकार के संबंधित अल्प वेतनभोगी कर्मियों को आर्थिक 1 फरवरी 2024 के स्थान पर 1 अप्रैल 2018 से देना है? इसको उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन माननीय सदस्य नए हैं तो निश्चित रूप से उनको बताना भी जरूरी है। भूतलक्षी प्रभाव से कोई वित्तीय लाभ के देय होने के आधार नहीं है, तो इसमें संकल्प है, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको भेज देंगे। सरकार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसी भी वित्तीय लाभ को लागू नहीं करती है, इसलिए वह प्रश्न आपका अस्वीकारात्मक है। मैं आपको गजट की कॉपी भेज दूंगा। ठीक, बैठिए, माननीय प्रतिपक्ष नेता बोल रहे हैं, 1 मिनट। तो फिर इसको कैसे? बोलिए बोलिए। यही हम कह रहे थे कि अध्यक्ष महोदय कि मंत्री जी को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि एक तो अल्पभोगी वेतनभोगी कर्मचारी है और ये संख्या इनकी कोई बहुत अधिक नहीं है, कोई बहुत अधिक आर्थिक बोझ भी इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और कई एक निर्णय सरकार भूतलक्षी प्रभाव से भी करती है और सरकार को ये अधिकार है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि मंत्री जी से आप ये जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है उनके प्रति आप सहानुभूति दिखाइए। मैं इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष के सुझावों को सरकार ग्रहण करती है, यदि संभव होगा तो निश्चित रूप से इस विषय में बात की। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न एक ऐसे समुदाय, ऐसी जाति के लोगों का लाया है जो लगभग विलुप्त होने पर है। वो कादर जाति, लैया जाति उसको हम सब कहते हैं, और उसकी संख्या मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ गांवों का नाम दिया है। आज भी मेरे क्षेत्र में दर्जनों गांव हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने तो कुछ गांवों के नाम सुझाए हैं कि सोंडिया, बोहरा, मानिकपुर, लेकिन आज भी मेरे मुंह पर है मोहानी, सरवा, कई गांव हैं जिन गांव में जातियां निवास करती है। फिर गोड्डा के अलावे गोड्डा प्रखंड में भी जैसे मड़ुआवरण, रामनगर, कई गांव हैं जिन गांवों में, फिर दुमका जिले के कुछ गांवों का हमने जिक्र किया है, देवघर के कुछ गांवों का जिक्र किया है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आजादी के 75 साल बाद भी एक ग्रेजुएट नहीं है उसमें, एक ग्रेजुएट नहीं है उस जाति में। और इतना ही नहीं, यहां तक कि वो एक चतुर्थ वर्गीय कोई नौकरी भी नहीं करता है सरकारी, बड़ा दावा है मेरा। तो इसके बावजूद उसकी हालत इतनी खराब है कि हैंड टू माउथ है, वो मुख्य रूप से उसका पेशा है मिट्टी काटना और खाना। और 90 से 95% लोग भूमिहीन है, किसी तरह अपना एक झोपड़ी बना के रहता है। मैंने दलित समुदाय से भी, पहाड़िया समुदाय से भी अध्यक्ष महोदय, आज मैंने अखबार को जब देख रहा था तो जैसे पहाड़िया समुदाय के बारे में आज निकला है कि साहबगंज में 5 लोग मर गए दबा के बिना, तो उससे भी बदतर स्थिति में ये जाति जी रही है। तो हमने सरकार से इतना ही आग्रह किया कि भाई आप एक सर्वे करा करके, सर्वेक्षण करा करके इस जाति को कम से कम अनुसूचित जाति का दर्जा आप दें। ये मेरा आग्रह है, ये मेरा विनती है, और इसीलिए इस प्रश्न को लाया हूं। और निहायत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, ने तो वह जाति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमने देखा है उसको। माननीय मंत्री, जाति प्रमाण पत्र कम से कम बनाएगा महोदय, तभी ना लाभ मिलेगा उसको। भैया योजना हो या जाति प्रमाण पत्र में या नौकरी वाला सवाल हो महोदय, कोई लाभ नहीं मिल रहा है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से, इसलिए इसको निश्चित ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा उत्तर दिया है इसमें स्पष्ट रूप से। देवघर के बारे में डीसी से भी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, उस संबंध में उन्होंने इनकार किया है।
लेकिन ये जो कादर और लया जाति, कादर और लोया जामताड़ा जिला में भी है। लया जाति के संदर्भ में इन्होंने पूछा है अध्यक्ष महोदय। तो इसमें लया जाति तो राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में नहीं है। ये स्पष्ट 3 जिलों का प्रतिवेदन के आधार पर, उपायुक्तों द्वारा दी गई प्रतिवेदन के आधार पर आप प्रश्न को माननीय मंत्री जी, हमको लगता है कि आप समझ नहीं पाए हैं। आपसे आग्रह होगा कि तेरे यह जाति पिछड़ी जाति में है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप बैठ जाइए। मंत्री जी बैठ। यह जाति अध्यक्ष महोदय पिछड़ी जाति में है, लेकिन पिछड़ी जाति में इतने पीछे हो जाते कि कोई लाभ ही नहीं हो पाता। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संथालपना से कमिश्नर से, जैसे जामताड़ा में भी इसकी संख्या है, देवघर में भी है, गोड्डा में भी है, दुमका में भी है, आप कमिश्नर से एक रिपोर्ट लें और एक भी अगर सरकारी नौकरी में होगा तो आप हमें बताएं, जबकि उसकी आबादी है अध्यक्ष महोदय इतना पिछड़ा हुआ है। अपनी जमीन किसी को नहीं है, एकदम भूमिहीन लोग हैं। तो इससे बदतर क्या होगा? हमने आपसे आग्रह किया कि पिछड़ी जाति में रहते हुए लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि पिछड़ी जाति में से मजबूत लोग हैं। आप इसे अनुसूचित जाति यानी एससी की श्रेणी में डालिए, इसकी अनुशंसा कीजिए, जिसका आपने उत्तर भी दिया है कि अनुसूचित जाति में कैसे शामिल होता है। उसका आपने कहा 341 के अनुसार आपने कहा कि राष्ट्रपति इसके नोटिफिकेशन करेंगे राज्यपाल के परामर्श से। और राज्यपाल को परामर्श कौन देगा? आप देंगे, मंत्रिमंडल देगा। उसी के लिए तो परामर्श आप है, उसी के लिए तो ये मंत्रिमंडल है। तो इसी मंत्रिमंडल से तो हमने मांग किया अध्यक्ष महोदय, आपके उत्तर के लिए ही हम खड़े हैं कि आपने खुद कहा कि राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति इसका नोटिफिकेशन करेगा। तो हम कह रहे हैं कि कमिश्नर से इसकी जांच कराइए और कमिश्नर से एक सर्वे रिपोर्ट लेके, उपायुक्तों से रिपोर्ट लेके, गहनता से रिपोर्ट लेकर के, अगर उस लायक है पहले आप रिपोर्ट तो मंगाइए और फिर इसे भारत सरकार के पास भेजिए। बस इतना ही आग्रह है। अब मेरा प्रश्न आपको स्पष्ट हुआ होगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न पहले से स्पष्ट था, क्योंकि ये पिछड़ी जाति में है, ये बात मैं भी स्पष्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये चाहते हैं कि उनको अनुसूचित जाति में, एससी में शामिल किया जाए। तो इसमें अनुसूचित जाति में शामिल करने वाला 341 जो संविधान का अनुच्छेद है, उसमें प्रावधान है भारत सरकार और राष्ट्रपति में वो शक्तियां नहीं थे। लेकिन 1999 में भारत सरकार ने एक गाइडलाइन निकाला, उसके आलोक में ये कह रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों में उनको शामिल किया जा सकता है। तो राज्य सरकार ST/SC शामिल करने का प्रस्ताव दे सकती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन अध्ययनात्मक दृष्टिकोण से उसको देना होगा, क्योंकि राज्य में कोई ऐसी संस्थाएं नहीं है TRI छोड़ करके। तो TRI का रिपोर्ट के आलोक में उनको भारत सरकार को भेजना पड़ेगा, तब RGI अथवा नेशनल कमीशन जो है ना, इस पर कोई निर्णय लेने के बाद ही इस पर जो है ना भारत सरकार कार्रवाई करती है। तो ये सब मामला अभी सरकार के द्वारा इस तरह की स्थितियां नहीं बनी है। यदि माननीय अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ सदस्य का ये इच्छा है तो हम लोग TRI से एक अध्ययनात्मक रिपोर्ट लेकर के इसको भारत सरकार को प्रस्ताव देने पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद कि TRI के रिपोर्ट के बाद भारत सरकार के पास भेजे ताकि उस प्रक्रिया में वो काम आगे बढ़ सके। माननीय सदस्य सरजू राय जी। महोदय, सरकार का उत्तर मिला है और जितनी आशंका हम लोग की थी उससे अधिक बुरी हालत चोरी, छिनतई, गोलीकांड, गृह भेदन की जमशेदपुर में है और रांची में भी है। महोदय, मैं सरकार से इतना ही जानना चाहता हूं कि जो गृह भेदन है, फ्लैट बंद है, किसी काम के लिए कोई घर से 1 दिन के लिए 2 दिन के बाहर गया है, ताला तोड़ के चोरी हो जाती है। क्वार्टर में भी कोई बगल में शादी के फंक्शन में गया है, वहां चोरी हो जाती है। महोदय, तो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि 4 कांडों का उद्भेदन ये कर चुके हैं, 24 कांड जो रिपोर्टेड है। जो रिपोर्टेड नहीं हो तो अलग है। महोदय, सरकार ये बताएगी कि कोई ऐसा एक सुनियोजित गैंग है जो इसको कर रहा है, वह गैंग शहर के भीतर का है, शहर के बाहर से आया है, शहर के भीतर कोई सूचक लोगों का समूह है जो हर मोहल्ले में ये सूचना देता है कि अमुक आदमी 2 घंटे के लिए अपने घर से बाहर जा रहा है, तो उसके घर में ताला तोड़ के और चोरी कर लीजिए। सरकार ये बताए कि किस उद्भेदन के बाद से किस निष्कर्ष पर सरकार पहुंची है।
माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सरजू बाबू का जो चिंता है निश्चित तौर पर बड़ी गहरी चिंता है महोदय कि लोग आजकल जाते हैं कहीं शादी विवाह में, घर में घंटा 2 घंटा बंद रहता है तो उसके घर पर चोरी हो जाती है, गहने रुपये पैसे जेवरात सब लूट के ले जाते हैं महोदय। इस तरह का महोदय पूरे राज्य में, और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है महोदय, बाहर से भी लोग आते हैं, कई उद्भेदन भी हुआ है महोदय। और जो सरजू बाबू की जो चिंता है उसमें कई कांडों का उद्भेदन भी हुआ है महोदय, और कई कांडों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है महोदय। उसके लिए एसआईटी का भी गठन किया गया महोदय, आवश्यकता अनुसार एसआईटी का भी गठन अगर जरूरत होगा पुनः किया जाएगा महोदय। लेकिन जो अधिकांश केसेस हैं उस पर अभी उद्भेदन कर लिया गया महोदय, जो शेष बचे हुए उस पर अतिशीघ्र हमारी पुलिस उद्भेदन करेगी महोदय। एक मिनट महोदय, मैं केवल एक पूरक अपनी तरफ से पूछना चाहता हूं। और खंडिका 2 में मैंने पूछा है कि पुलिस बल की बड़ी ताकत शहरों में 100-200 मीटर दूरी पर अलग अलग हेलमेट चेकिंग में दोपहिया वाहन में लगी रहती है, बहुत बड़ी ताकत लगी रहती है और बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। एक तो पुलिस की बड़ी ताकत जो मोहल्लों में गृहभेदन ना हो, कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए काम कर सकती थी, वो चेकिंग में लगी हुई है लगातार। लंबे समय तक चेकिंग होने के बाद भी हेलमेट आज का चेकिंग चलते ही रहता है। और अब तो पुलिस के 2-3 अधिकारी आपस में लड़ने लगे हैं कि आपका क्या अधिकार है, हम यहाँ करेंगे। और एक ही आदमी के मोटरसाइकिल की चेकिंग 200 मीटर पर 2 जगह हो गई जमशेदपुर में। ये मैंने वहाँ बताया है वरीय अधीक्षक को, पुलिस अधीक्षक को, कार्रवाई भी की उन्होंने। महोदय एक बार सोचना चाहिए कि हम लोग इतनी बड़ी ताकत चेकिंग में क्यों लगा रहे हैं, हेलमेट चेकिंग में शहरों में। 2-4 जगह रहे जहां हो जाए। एक तो प्रभाव होना चाहिए कि सरकार चेक कर रही है, हम हेलमेट और लाइसेंस लेके चलेंगे, मगर चेकिंग भी हो रही है, ऐसी घटनाएं रोज बढ़ भी रही हैं, बड़ी ताकत पुलिस की लगी हुई है। इस ताकत को क्या सरकार लगाना चाहती है मोहल्लों में, टोलों में, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और ये सीमित जगह पर, चिन्हित जगहों पर ये करें कि यहाँ चेकिंग हो रही है। आपने उनको बोलने दी। अध्यक्ष महोदय, हमारे कोडरमा के भी महोदय झुमरी तिलैया से लेकर मरकचो तक हर दिन किसी न किसी प्रकार की ये घटनाएं आती है महोदय। 6 महीने का एक बार डिटेल भी मंगा लिया है, तो नहीं अंकुश लगाना बहुत जरूरी है महोदय। माननीय सदस्य, ताला को तोड़ करके अध्यक्ष महोदय चोरी का अंजाम दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय किसी तरह से सामान रखते हैं, उनका अलमीरा को, उनका पलंग को, हर जगह तोड़ ताड़ करके महोदय ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर कौन सा गिरोह सक्रिय है महोदय, इसका जरूर एक बार चिंता करने की जरूरत है। चलिए माननीय सदस्य, आपको भी क्वेश्चन के रूप में लाना चाहिए था। सही बात, ये जो घटना घट रही है ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। जितना घर और गली मोहल्ला में ठेला वाला जो टीना चुनता है, और जो घटना घट रही है ये बांग्लादेशी ही घुसपैठ है अध्यक्ष महोदय, और इसी के माध्यम से ये रोज चोरी हो रहा है। महोदय लगता है क्या मान्य है नवीन जायसवाल जी को अब उम्र का तकाजा एहसास उनको होने लगा है महोदय। मैंने अंतर्राज्यीय कहा, अंतर्राष्ट्रीय सुनाई पड़ता है उनको अंतर्राष्ट्रीय सुनाई पड़ता है महोदय। अब उम्र हमको लगता है कि 50 के पार कर गया महोदय। चोरी बंद करने का उपाय, हम उसी विषय पर आ रहा हूं महोदय। मैंने पहले ही कहा कि चूंकि इस तरह की घटनाएं कई जिलों में घटित हुई है महोदय, हम बोकारो जिला की भी बात करेंगे महोदय, वहां छत्तीसगढ़ से लोग आए थे महोदय, छत्तीसगढ़ से, और कांड का उद्भेदन हुआ है महोदय। और हमको बताने में कहीं कोई हिचक नहीं है महोदय कि 56 घरों में उन्होंने लूटपाट किया था महोदय, लेकिन हमारी पुलिस तत्परता के साथ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करके लाई और माल भी बरामद की महोदय, माल भी बरामद करके लाई। उसी तरह यह संज्ञान में आया है महोदय, तो निश्चित तौर पर इसका उद्भेदन होगा और आश्वस्त रहे। और दूसरा जो सरजू बाबू का एक सवाल था, निश्चित तौर पर अमूमन ऐसा देखने को उनका जो कहना है कि हेलमेट चेक करने में परेशान रहता है लोग, हेलमेट चेक करने में, मोटरसाइकिल चेक करने में, दोपहिया चेक करने में पुलिस वाले आपस में कहीं उस तरह का कोई जानकारी तो विभाग को नहीं है महोदय। लेकिन चूंकि वो भी एक प्रक्रिया है महोदय, हेलमेट चेक करना, गाड़ियों की कागजात चेक करना, वो भी एक नियमित प्रक्रिया है महोदय।
कई गतिविधियां उससे संचालित होती है, कोई क्रिमिनल सी जाते रहते हैं, कई ट्रैफिक रूल्स का पालन भी नहीं होता, इसलिए उस सामान्य रूप से वो चेकिंग होता है महोदय। लेकिन जो सरजू बाबू की चिंता है कि जो कांड हुआ है उसका उद्भेदन होना चाहिए, तो मैं सरजू बाबू को आश्वस्त करूंगा कतिक से उस कांडों का उद्भेदन किया जाएगा महोदय। अब शून्यकाल की सूचना। महोदय केवल मैं एक मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से मैं केवल एक आश्वासन चाहूंगा कि शहरों में जो चेकिंग होती है केवल मोटरसाइकिल की होती है, आपके 3 व्हीलर टेम्पो चलते रहते हैं, कोई चेकिंग नहीं होती है। और बहुत अधिक संख्या में चेकिंग पोस्ट बना दिए गए हैं, इसको सरकार सीमित करे और कुछ जो जगह ऐसे हैं जहां चेकिंग प्रभावी हो सकता है ऐसे जगहों पर करे। बहुत बड़ा पुलिस पर इसमें लगा हुआ है। हम टेम्पो भी चेक करवाते हैं महोदय, अब टेम्पो भी चेक करवाएंगे महोदय, वो भी चेक करवाएंगे। ठीक, शून्यकाल। माननीय सदस्य मंगलकालीन जी, मंगलकालीन जी। अरे अब शून्यकाल है, राज्य आपका भी है शून्यकाल, आपका भी शून्यकाल है। राज सिन्हा जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न आया है, पीछे उठा नहीं रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय जो सूचना दी गई है अध्यक्ष महोदय 9 महीने अग्रतर सूचना दे अध्यक्ष महोदय, जवाब दिया गया। आप हमको लिख के अध्यक्ष महोदय जवाब दे, आप हमको लिख के अंतिम मसवार पत्रांक 12/8/25 के द्वारा अध्यक्ष महोदय लिख के भिजवा दें, हम जवाब आपको दिलवा देंगे, लिख के भिजवा। मान्य सदस्य मंगलकालीन जी। अध्यक्ष महोदय, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टाटा नगर से हावड़ा रेल मार्ग में 3rd लाइन निर्माण कार्य के उपरांत गोविंदपुर रेलवे फाटक एवं बारीगोड़ा रेलवे फाटक, जिसमें रेलवे द्वारा ओवर ब्रिज 137 एवं 138 का निर्माण होनी थी, जिसका शिलान्यास भी 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन किया गया है, परंतु आज तक कार्य शुरू ही नहीं हो पाया है, जिस कारण प्रतिदिन हजारों की आबादी महाजाम से जूझ रही है। रेलवे विभाग द्वारा इसका मुख्य बाधक ओवरब्रिज हेतु अप्रोच पथ का नहीं होना बताया जा रहा है। अंत में आसन के माध्यम से लोकहित में उल्लेखित अप्रोच पथ के निर्माण हेतु मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, गृहस्थ जीवन से संबंध रखने वाला इंसान जीवन भर संपत्ति अर्जन का प्रयास करता है। संपत्ति का अधिकार संविधान में कानून के अधिकार के रूप में वर्णित है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, जमीन और जमीन पर निर्माण कार्य अचल संपत्ति तथा शेष चल संपत्ति। जमीन इंसान की अंतिम पूंजी होती है। ये विधानसभा, ये हाईकोर्ट, ये क्रिकेट के स्टेडियम जमीन पर स्थापित है, परंतु आज जमीन विवाद भाई भाई गोतिया भयात में संघर्ष व हिंसा का रूप ले चुका है। स्थिति यह है कि कागज किसी का तो जमीन पर दखल किसी का। ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में पंजी 2 दाखिल खारिज में गड़बड़ी, प्लॉट नंबर, खाता नंबर तथा रकवा में हेर फेर की विभाग की गलतियों के कारण आज इंसान लोग काफी परेशान है और इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए अंचल के द्वारा भारी भरकम वसूली होता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि प्रत्येक 15 दिन में हर एक अंचल में सीओ हाजिर होकर कार्यक्रम आयोजित हो और उपरोक्त विसंगतियों में सुधार किया जाए तथा विभागीय पत्रांक 2884 दिनांक 10/7/2018 को आधार मानकर सभी प्रकार के जीएम लैंड की रसीद काटी जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज तक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण हमारे क्षेत्र के बच्चे बच्चियां दूसरे जिले में जाकर पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। शून्यकाल के माध्यम से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी डिग्री कॉलेज की मांग सदन से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला में निजी कंपनी, फैक्ट्री तथा कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों जिससे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करने के नाम पर अपने तनख्वाह से अंशदान लिया जाता है और आज चिकित्सीय सुविधा के से वंचित है, क्योंकि पूरे जिले में कहीं भी ईएसआई के एक भी अस्पताल नहीं है। अतः कर्मचारियों के व्यापक हित में आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि घाटशिला अनुमंडल में एक ईएसआई अस्पताल का निर्माण किया जाए। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के लगभग सभी पंचायतों में नवनिर्मित पंचायत भवनों का निर्माण करा दिया गया है, परंतु धनबाद जिले के तोपचांची पंचायत में अंग्रेजों के जमाने का करकट सीट द्वारा छत निर्मित जर्जर भवन है, जिसमें बरसात के दिनों पानी का रिसाव होता रहता है।
जिससे पंचायत के संबंधित कई कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। अतः मैं आसन के माध्यम से मांग करता हूं कि धनबाद के तुकचांची पंचायत में नया पंचायत भवन बनाने किया जाए महोदय। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित विद्यालयों के उत्क्रमण की मांग छात्र छात्राओं के हित में सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं, जिसमें प्रमुख है 9 प्राथमिक विद्यालय कबलदाग भवनाथपुर का उत्क्रमण विद्यालय में मध्य विद्यालय कैलान, मध्य विद्यालय मझगामा, मध्य विद्यालय कोरवा टोली भवनाथपुर, मध्य विद्यालय कुसडौर नगर उटारी, मध्य विद्यालय हरादा कला रमना, मध्य विद्यालय सोनेहारा, मध्य विद्यालय डंडई, मध्य विद्यालय रारो डंडई, मध्य विद्यालय खरौंदी प्रखंड खरौंदी, मध्य विद्यालय बड़ीगल खोनर केतार का उत्क्रमण उच्च विद्यालय में तथा उच्च विद्यालय सोनेहारा प्रखंड डंडई का उत्क्रमण उच्च विद्यालय में करना शामिल है। मैं शून्यकाल के माध्यम से ये मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री नरेश प्रसाद सिंह जी। पलामू जिला अंतर्गत पांडु प्रखंड के ग्राम कजरू कला में 3 दलित परिवार ललन राम, विजय राम एवं बिंदु राम का घर प्रशासन के द्वारा गिरा दिया गया है। उस घर एवं जमीन के अलावे उनके पास कुछ भी नहीं है। वर्तमान में वे परिवार खुले आसमान में पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से उन तीनों पीड़ित परिवारों को आवासन हेतु जमीन एवं मकान उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला पिछड़ा व जनजातीय बहुल आबादी वाला जिला है, जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से सटी हुई है। जिला में किसी भी तरह की उद्योग नहीं है। अधिकांश लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। जिले में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है, जिसके कारण प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का सहारा लेना पड़ता है, जहां की ट्रेनिंग फीस अधिक रहती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाए, ताकि गुमला विधानसभा के गरीब गुरबा युवतियों को निःशुल्क नर्सिंग ट्रेनिंग मिल सके। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला मुख्यालय स्थित हीरापुर चिल्ड्रन पार्क राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी देने वाला वॉलीबॉल मैदान आज दृढ़ अवस्था में है। मैदान को आधुनिक संरचना युक्त 4 दीवारी निर्माण नहीं होने तथा डे बोर्डिंग प्रारंभ नहीं होने के कारण स्थानीय पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैदान घेराबंदी निर्माण नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का अड्डा तथा जानवरों का चारागाह बन चुका है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि उक्त वॉलीबॉल मैदान को अविलंब आधुनिक संरचना युक्त 4 दीवारी निर्माण सहित डे बोर्डिंग प्रारंभ कराई जाए। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजकीयकृत कन्या उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कोलेबिरा में केजी से 10वीं तक की क्लास की पढ़ाई के लिए वर्तमान में सिर्फ 6 कमरे हैं। 9वीं और 10वीं आधा किलोमीटर दूर दूसरे भवन में क्लास होती है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय ओरगा में केजी से 12वीं की पढ़ाई के लिए वर्तमान में मात्र 7 कमरे हैं, जिसमें 2 कमरे बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं एवं यह विद्यालय घेराविहीन है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। महामाना मालवीय उच्च विद्यालय कोनमेरला में भी 6वीं से 10वीं तक की पढ़ाई के लिए वर्तमान में सिर्फ 6 कमरे हैं, जो सभी कमरे बहुत जर्जर अवस्था में है और इनमें कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि क्लास के अनुरूप उपरांकित विद्यालयों में कमरों की व्यवस्था बढ़ाई जाए। माननीय सदस्य प्रकाश राम जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र लातेहार का चंदवा प्रखंड NH 39 NH 22 पर स्थित है। सिकनी, तेतरिया खाड़, मगध तथा तुबैद आदि कई कोलियरी से हजारों हाईवा एवं भारी वाहनों का आवागमन होता है।
जिससे इन मार्गों पर दुर्घटनाएं हमेशा होते रहती हैं। ट्रामा सेंटर के अभाव में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अतः उक्त परिस्थिति में त्वरित इलाज के दृष्टिकोण से चंदवा प्रखंड के तत्काल ट्रामा सेंटर के निर्माण हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रांची विश्वविद्यालय रांची में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय के तहत विधिवत रूप से चयनित नियुक्ति कक्षा आधारित शिक्षकों, अतिथि सहायक प्राध्यापकों, अतिथि सहायक आचार्यों को आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक के तौर पर अब तक समायोजित नहीं किया गया है। महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सभी शिक्षकों को नियम अनुसार समायोजित किया जाए। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य विश्व भर में कला संस्कृति के क्षेत्र में एक अलग भूमिका निभाती रही है। बावजूद इसके यहाँ के कलाकार को ना कि किसी प्रकार का सम्मान राशि और ना ही कोई रोजगार मुहैया कराया गया है। तो मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कला संस्कृति विश्वविद्यालय की जल्द स्थापना की जाए और सेमिनार फेलोशिप कलाकार की सरकारी नौकरी में सीधा नियुक्ति करने तथा लोक कला संस्कृति आधार पर पाठ्यक्रम तैयार की जाए। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला अंतर्गत बरवाड़ी प्रखंड के पंचायत छिपादोहर, लात, चुंगरू, मुंडू, केड़, कुचला जो प्रखंड मुख्यालय से सुदूर घनी पहाड़ी जंगली इलाकों में अवस्थित है, जिस कारण ग्रामीणों को प्रखंड स्तरीय कार्य में बरवाड़ी आवागमन में काफ़ी कठिनाई हो रही है, जिसके मद्देनजर सदन के माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए छिपादोहर पंचायत को छिपादोहर, लात, चुंगरू, मुंडू, केड़, कुचला को जोड़कर छिपादोहर को प्रखंड बनाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो जी। धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर प्रखंड के कुसमाटार से बरमसिया एवं गोविंदपुर प्रखंड के बरवा पूर्व से सहराज होते हुए शंकरडी मोड़ तक के आरओ पथों को जर्जर स्थिति में है और प्रतिदिन हजारों लोग इसमें आवागमन करते हैं। अति लोक महत्व के उपरोक्त दोनों पथों को आरईओ से आरसीडी में हस्तांतरित करने का मांग सदन के माध्यम से करता हूं। माननीय सदस्य दशरथ गोगरा जी। अध्यक्ष महोदय, सरायकेला खरसुआ मुख्य मार्ग एमडीआर 144 पर बोरूडी बाईपास निर्माण हेतु वर्ष 2023 में संबंधित संवेदक को कार्यादेश निर्गत किया गया है, परंतु विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो सका है। यह मार्ग काफी व्यस्त होने एवं बुरुडी में मार्ग के संकीर्ण होने के कारण बुरुडी बाईपास का निर्माण कार्य शीघ्र किया जाना अति आवश्यक है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि सरायकेला खरसुआ मुख्य मार्ग में बोरूडी बाईपास का निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में ओबीसी वर्ग की आबादी राज्य की कुल आबादी का 55% है, परंतु ओबीसी 1 और ओबीसी 2 को मिलाकर मात्र 14% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही राज्य के 7 जिलों की जिलावार नियुक्तियों में आरक्षण शून्य है। आरक्षण की सीमा को बढ़ाने हेतु ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित है तथा पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ओबीसी वर्ग की आबादी को ध्यान में रखते हुए इनके आरक्षण की सीमा को 14% से बढ़ाकर 27% करने की अनुशंसा की है। अतः मैं सरकार से झारखंड के सभी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण अविलंब देने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में पढ़ने वाले वानिकी स्नातक के विद्यार्थियों का वन क्षेत्र पदाधिकारी आरएफओ, सहायक वन संरक्षक एसीएफ, वन उत्पाद निरीक्षक एफपीआई के पद पर नियुक्ति किया जाना है। झारखंड सरकार द्वारा पिछले वर्ष 29 जुलाई
2024 को विज्ञापन निकाला गया है और बहुत से छात्रों ने फॉर्म भरा भी है। अतः बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले वानिकी छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर अन्य प्रदेशों के आरक्षण के आधार पर 50% आरक्षण देने की मांग सदन से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशन लाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड के बलकुदरा में जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट के द्वारा 560 एकड़ भूमि बासल कारखाना की नीलामी के जरिए खरीदा। कंपनी के द्वारा रसदा, लबगा, बलकुदरा, जयनगर, कुरसे, देवरिया, गेगदा और भंडरा गांव के सैकड़ों रैयतों से झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम 2010 का दुरुपयोग कर एवं CNT एक्ट उल्लंघन करते हुए लगभग 2100 एकड़ भूमि भू अर्जन अधिनियम के विपरीत ग्रामीणों से नौकरी, मुआवजा सहित अन्य सुविधा देने का लिखित प्रलोभन देकर जमीन का क्रय किया गया, लेकिन 16 वर्ष बीतने के बाद भी कंपनी के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई। अतः सदन के माध्यम से सरकार से झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम 2010 का दुरुपयोग करने एवं CNT एक्ट 1908 का उल्लंघन कर क्रय विक्रय किए गए जमीन की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराते हुए भूमि को वापस कराने और विस्थापितों को 70% नौकरी देने और 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को श्रम कानून के अनुसार वेतन वृद्धि करने एवं श्रमिकों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से बलकुदरा से राज्य से बाहर स्थानांतरित सभी स्थानीय को पुनः बलकुदरा में वापस पदस्थापन की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेपण करके लिखिए, संक्षेप करके लिखिए। 50 शब्दों से बहुत ज्यादा अधिक हो रहा है। माननीय सदस्य श्रीमती मंजू कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरिडीह जिला के जमुआ एवं देवरी प्रखंड के जमुआ, चतरो, मंडरो, देवरी, कोदम्बरी, मिर्जागंज, हिरोडी जैसे प्रमुख बाजारों में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन उक्त बाजार में सुलभ शौचालय नहीं रहने के कारण खासकर महिलाओं को अत्यधिक असुविधा हो रही है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत हर घर शौचालय निर्माण कराया गया है, परंतु मौजूदा सरकार सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानगार निर्माण कराने में विफल रही है। अतः वर्णित प्रमुख बाजारों में सुलभ शौचालय एवं स्नानगार का निर्माण कराने एवं उक्त शौचालय का नियमित सफाई हेतु सफाई कर्मी की नियमित नियुक्ति सुनिश्चित कराने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। धन्यवाद। सदस्य राम सूर्या मुंडा। अध्यक्ष महोदय, खूंटी विधानसभा क्षेत्र के कर्रा प्रखंड अंतर्गत लोधमा से डुमरगाड़ी होते हुए लतरातू तक बहुत जर्जर स्थिति होने के कारण स्थानीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अक्सर सड़क दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। अतः जनहित एवं क्षेत्र हित में लोधमा से डुमरगाड़ी होते हुए लतरातू पथ जो ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत आता है, उसे अविलंब नवीनीकरण कराने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको। दिनांक 18/10/2024 को सरकार एवं मनरेगा कर्मियों के साथ हुए समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया है। इनके साथ हुए समझौते के अनुसार तत्काल इनके मानदेय में 30% की बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य मांग को लागू किया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला प्रखंड अंतर्गत ग्राम चौकड़ा डाटम के कुलवा डैम से नहर की निकासी कराकर ग्राम सदघरवा, ग्राम ढेबो, बेला, बिहिया, भितियाही, खूटी केबाल तक एवं प्रतापपुर प्रखंड के ग्राम मजगामा डैम से नहर की निकासी कराकर ग्राम बरबो कोचबा, जमुआ, कर्माचक, असनाही, किशुनपुर, मोनिया, जयपुर, बिचकिला एवं गिद्धा इत्यादि गांवों में सिंचाई हेतु अविलंब नहर की निकासी हेतु शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सत्येंद्रनाथ तिवारी जी। सत्येंद्रनाथ तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, दे रहे हैं यार, दे रहे हैं। गढ़वा विधानसभा अंतर्गत PWD सड़क गिजना नहर से गिजना आरियो रोड तक, कैनाल तिल्लाग से रवाना चंद्रवंशी टोला तक,
सिगाकला दक्षिणी टोला में केदार यादव के घर होते हुए संतोष यादव के घर तक, चिनिया बीरनाथ से सुरेंद्र भूया के घर तक, ग्राम बरदरी से दलदलिया होते हुए सालो राजा धार्मिक स्थान तक सड़क निर्माण की मांग करता हूँ। सिर्फ बाबू क्या बोल रहे थे? आपको भी दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, दे रहे हैं। यहीं से शुरू करते हैं। एक सूचना था, बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ये 20 तारीख को 2 लड़कों को पुलिस ने पकड़कर डोरंडा थाना ले गई अध्यक्ष महोदय। ये जो रहते हैं रांची विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन नदी के उस पार मकान एक पहले से बना हुआ है, कोई ठाकुर जी का है, और उसके बगल में 4 दीवारी निर्माण कराने, बस 2 ही है सर अध्यक्ष महोदय। ठाकुर जी के यहाँ चोरी हो गई, अखबारों में भी आया, कई लाख का जेवर और नगद वगैरह चोरी हुआ है। ये लड़का पानी पटाने जाता था अपने बाउंड्री वाल का। अब इस 2 लड़कों को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार करके ले गया अध्यक्ष महोदय, और 3 दिन तक रखा अध्यक्ष महोदय। 20 को ले गया है, कल 23 तारीख था, 23 को छोड़ा है अध्यक्ष महोदय। वहां के थाना प्रभारी अपने एक दरोगा के माध्यम से पैसे का डिमांड कर रही थी अध्यक्ष महोदय। मेरे जानकारी में जब आया तो मैंने कहा कि पैसा नहीं देना है। मैंने सीनियर एसपी को भी फोन किया, यदि वो दोषी है तो उनको आप जेल भेज दीजिए, उन पर कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो निर्दोष हैं तो फिर इतना दिन तक क्यों रखे हुए हैं अध्यक्ष महोदय? आखिर ये सरकार कानून से चलेगी अध्यक्ष महोदय कि अपनी मनमर्जी से? वैसे भी मैं जानता हूं, कानून का मैं स्नातक हूं अध्यक्ष महोदय, कि भाई ठीक है, दरोगा को बहुत पावर है कि 24 घंटे तक वो किसी को भी हाजत में बंद रख सकती है। यहाँ 72 घंटे रख करके अध्यक्ष महोदय, तो मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इसकी जांच कराए अध्यक्ष महोदय, और कानूनी कार्रवाई करे। देवघर विधानसभा क्षेत्र में देवघर टावर चौक के पास पहले अध्यक्ष महोदय हॉस्पिटल था, पुराना हॉस्पिटल था महोदय। वो वहां से हट के दूर चला गया, शहर से थोड़ा दूर है महोदय। कुछ भी दुर्घटना होता है तो दूर ले जाने में लोग जो है मर जाते हैं महोदय। इसलिए आपसे आग्रह है महोदय कि श्रावणी मेला के शुभ अवसर पर लाखों लोग आते हैं बाहर से महोदय, लाखों लोग। उसमें भी दुर्घटना होता है तो जो है पेशेंट को ले जाते मर जाता है महोदय। मेरा कहना है महोदय कि पुराना अस्पताल पर जो है जमीन माफिया का नजर है, और वहां जो है अभी ब्लड बैंक है महोदय, ब्लड वहीं से मिलता है लोगों को। आई हॉस्पिटल भी उसी में चल रहा है महोदय। मेरा कहना है वो टावर चौक जो है शहर का बीच जगह है महोदय। ट्रामा सेंटर जो है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं वहां ट्रामा सेंटर खोला जाए महोदय। यही आग्रह है महोदय, ट्रामा सेंटर। चलिए माननीय मतलब आपका आपने ध्यान आकर्षण अभी चल रहा है, लेकिन इतना ध्यान आकर्षण का सूचना है महोदय कि काफी लंबा है, इसलिए आपसे आग्रह होगा महोदय एक दिन विशेष फिर एक आध घंटा देखते हैं, मतलब वो देखते हैं। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी बोलिए। महोदय, आयुष्मान के अंतर्गत लोगों का डायलिसिस होता है। पहले एक बार में 12 रजिस्ट्रेशन हो जाता था, 12 बार डायलिसिस करा सकते हैं। भारत सरकार ने इधर चेंज कर दिया है अपने नियम में। अब जो जाता है डायलिसिस कराने, रोज उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है। अब 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा के बाद आता है, हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ उसको बैठे रहना पड़ता है। इस बीच में अस्पताल वाले कहते हैं जल्दी कराना है तो पैसा दे दिए, हम डायलिसिस कर सकते हैं, कर देते हैं। राज्य की सरकार को चाहिए कि इसके बारे में भारत सरकार से बात करे कि पहले जैसा आप कर दीजिए कि एक बार में 12 लॉट मिल जाता था, रजिस्ट्रेशन 12 हो जाता था, और डायलिसिस लोग 12 बार कराते थे। इससे बड़ी असुविधा हो रही है
और एक बार अस्पताल अगर पैसा ले लेता है और शाम तक रजिस्ट्रेशन आ भी जाता है तो फिर पैसा लौटाते नहीं है ये लोग। इसलिए एक बड़ी समस्या है जो डायलिसिस कराते हैं आयुष्मान के अंतर्गत, तो राज्य की सरकार पहल करके इसमें परिवर्तन कराए। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, जी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में ये एक अति महत्वपूर्ण सवाल हमारा महोदय, चतरा शहर के एकदम बगल में हरजीवन तालाब है जिसमें 13 एकड़ 60.5 डिसमिल जमीन महोदय है, और 13 एकड़ 60.5 डिसमिल के जिस तरह से लोग पेपर जाली पेपर बना के, 2 आदमी न्यायालय गए, दोनों के पास कोई पेपर नहीं था, जाली पेपर जाली खतियान के आधार पर एक कहना था कि मैं नीलाम ले लिया। भाई नीलाम बाद नंबर होता है, ऐसा नहीं कोई भी रजिस्टर तरह होता है महोदय। मैं सरकार से जानना, बस इतना ही मैं जानना चाहता हूं, यह जमीन के रेट करीब 400 करोड़ के है, ये सरकारी जमीन है। ऐसे जमीन के बंदोबस्ती करा के भू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से कब्जा कर लिया गया महोदय, में 40 लाख रुपए तक इकट्ठा बिक रहा है महोदय जाली पेपर के आधार पर। और महोदय, चतरा के तृतीय श्रेणी के न्यायालय में जो फैसला दिया वो भी माने कि हमारा अंतिम फैसला नहीं है, ये हाई कोर्ट के निर्णय के बाद पर इसमें कुछ होगा। फिर किया क्या कि वो अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ रिपोर्ट जैसे तैसे बनवा के रसीद महोदय कुछ जमीन के कटवाया ही लोग। लेकिन हमारा मानना है माननीय मंत्री जी से, हमारा व्यक्तिगत और हमें उम्मीद है, ये चूंकि हमारा जमीन नहीं है, ये जमीन सरकार की जमीन है, जिस तरह से जाली पेपर बनाया है, मैं आपके माध्यम से महोदय, ये बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है। हमको लगता है कि निश्चित तौर पे उस भूमाफियाओं से जरूर कब्जा कराने के विचार माननीय मंत्री जी रखेंगे। कब्जा मुक्त या कब्जा मुक्त कराना है महोदय, कब्जा कर लिया है उन्होंने, और 40 लाख रुपए इकट्ठा बिक रहा है महोदय। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो बात की चिंता है कि फांसी तालाब, जिसमें पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी लगाया था और फांसी तालाब के नाम से ही फेमस है, वहाँ 13 एकड़ जमीन जिसमें गलत ढंग से लोग ऑक्युपाई कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, यही माननीय सदस्य का सवाल है। और इसमें हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया अध्यक्ष महोदय, इसमें कोर्ट का भी मामला है, तो इसीलिए जवाब में हम लोग दिए हैं कि 15 दिन के अंदर इस पर जांच करके अग्रतर कार्रवाई इस पर हम लोग करेंगे सीओ के स्तर से। और एक बात हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का सवाल है, फांसी तालाब के नाम से वो फेमस है, और 26 जनवरी 15 अगस्त को भी जैसे हम लोग ने रिपोर्ट लिया है कि वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा वगैरह कार्यक्रम होते हैं। माननीय सदस्य को मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कल्याण विभाग में शहीद ग्राम योजना है, उस पर यदि आग्रह करेंगे तो शहीद ग्राम योजना के नाम से वहाँ विकास का भी स्थितियाँ होगी। और जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो लोग गलत ढंग से ऑक्युपाई कर रहे हैं, उसके लिए हमने लिखा है कि जांच उपरांत उस पर कार्रवाई करेंगे। 15 दिन का हमने समय दिया है। ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर स्वीकारता हूँ, एकदम बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, लेकिन हमारा उसमें एक सुझाव है महोदय कि 13 एकड़ 60.5 डिसमिल जो जमीन है वो करीब करीब कब्जा कर लिया है। ये कब्जा को मुक्त करा दें, उन कब्जा भूमाफियाओं से मुक्त करा करके हमारा आग्रह है कि उसको आप बाउंड्री करा दीजिए, जमीन सेफ हो जाए, सरकार की जमीन है। और 400 करोड़ से ऊपर की जमीन महोदय आकलन करवाइए, कमेटी बनवाइए, ये 400 करोड़ के घोटाला होने जा रहा है मान्य, और कहीं न कहीं उसका संरक्षण है। इसलिए महोदय आपके माध्यम से हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मंत्री जी जिस निश्चित तौर पर जांच कराएंगे तो बोले हैं, लेकिन हमारा कहना है 13 एकड़ के बाउंड्री कराया जाए महोदय। मेरे पास भी आदमी आते हैं महोदय इसके 10 कट्ठा ले लीजिए, हम लेकिन चतरा मेरा भाड़ा पर घर रहता हूँ महोदय, मैं भाड़ा घर में रहता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह है महोदय कि इसको जांच करा के भूमि माफिया से मुक्त कराइए और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करवाइए। महोदय, नादिर अली और जयमंगल पांडे जी वहां पर स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई लड़ रहे थे, सैकड़ों लोगों के अंग्रेजों ने आम के पेड़ है महोदय हरजीवन तालाब पर, वो तो फांसी पर लटका दिया महोदय, और सबको फांसी दे दिया गया था। वो शमशान घाट से नाम जाना जाता है महोदय। ये बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण महोदय, जिन लोगों के बदौलत हम यहाँ भाषण दे रहे हैं महोदय, वही लोग के ये तो फांसी दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। माननीय मंत्री जी से बस इतना ही आग्रह है कि 15 दिन के अंदर में कम 13 एकड़ 60 जिसमें जो सरकारी जमीन है उसको मुक्त कराइए, भूमि माफिया से चतरा को बचाइए, यही मैं कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी यही आश्वस्त कर देंगे। माननीय मंत्री जी, हमने स्पष्ट कहा है अध्यक्ष महोदय कि इस पे जांच कराने के बाद इस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई लेंगे।
और जो भी ऐसे लोग हैं उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। हाँ ठीक है माननीय मंत्री, बस एक छोटा सवाल है महोदय। देख लिया जी, जमीन सब बिक गया है महोदय, और जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो जमीन बिक रहा है। जब से वहां पर जो तृतीय श्रेणी के जो न्यायपालिका पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि हमारा फैसला अंतिम नहीं, जब तक हाईकोर्ट को कोई निर्णय हो तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जमीन धड़ल्ले से 24 आदमी महोदय रजिस्ट्री करवाया है। कहिएगा तो मैं पढ़ भी दूंगा, रिपोर्ट आया है सरकारी जो है। आपको पढ़ना नहीं है, मंत्री जी को अब करा दीजिए, उपलब्ध करा। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बहुत उत्तर माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो हमारा जमीन है, सरकार की जमीन है, आपकी जमीन है, वैसे जमीन को मुक्त कराइए। हमारा यही बार बार आग्रह है कि भूमि माफिया से चतरा को बचाइए। बहुत उसने हो रहा है, लेकिन मेरे पास कहा कि जो जिन लोगों के बदौलत आज हम भाषण दे रहे हैं महोदय, उन्हीं के बदौलत में भाषण ना दे रही और जय मंगल पांडे जी के ये शहादत स्थली था, शमशान घाट था, उसको बचाइए। 13 अब पूरा जंगल लगा हो तो महोदय, पूरा जंगल झाड़ी अभी भी लगा है, सब ढा दिया, बराबर कर दिया है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत तौर पर आग्रह है माननीय मंत्री जी कि इसको मुक्त कराइए और बाउंड्री करा दीजिए, बस बाउंड्री कराइए, सरकार की जमीन अधिग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद। जब पेंडिंग था महोदय, तो नियम के अनुसार उसको रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए था। तो जिन अधिकारी, जिन कर्मचारियों जो संलिप्त है इसमें, अनुचित ढंग से जिन लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए महोदय, मेरा यही सुझाव है। माननीय मंत्री जी अंतिम बता दीजिए, एक लाइन में बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस पे उनकी भावना को हम लोग कदर करते हैं और इस पे निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। श्रीमती रागिनी सिंह, श्रीमती रागिनी सिंह, श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। महोदय, हमारा जो ध्यानाकर्षण था जमीन से संबंधित था और सरकार का आंसर हमें प्राप्त है। मैं जानना यही चाहता हूं, पूछना चाहता हूं महोदय कि ये विविध वाद संख्या 7/2007-2008 क्या है, किसके स्तर से वाद का निपटारा किया गया है और वाद का निपटारा करने वाला अधिकारी क्या सक्षम प्राधिकार है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय एक बार फिर से, माननीय सदस्य एक बार फिर से आप पूरक पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, विविध वाद संख्या 7/2007-8 क्या है, किस स्तर से वाद का निपटारा किया गया है, वाद का निपटारा करने वाला अधिकारी क्या सक्षम प्राधिकार है? अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने अंचल कार्यालय से इसका प्रतिवेदन मांगा था। जो माननीय सदस्य का सवाल था उस पर वहां के रिकॉर्ड के बारे में मैंने पूछा था। तो विविध वाद संख्या 7/2007-8 अंचल कार्यालय में दर्ज होने संबंधी कोई प्रमाण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जो जानना चाहते हैं मैंने बताया। अध्यक्ष महोदय, ये जो वर्ष 2008 में अंचल कार्यालय के द्वारा रसीद उल्लिखित भूमि का किस आदेश से निर्गत किया है महोदय? मेरे पास ये रसीद हैं, मैं अध्यक्ष महोदय आप तक पहुंचाना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं दोनों को। और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या खुदकटी जमीन में शेष का निर्धारण निसंतान विधवा महिला के नाम से किया जा सकता है? माननीय मंत्री जी। ये जो वर्ष 2008 में अंचल कार्यालय के द्वारा रसीद उल्लिखित भूमि का किस आदेश और किन के आदेश से निर्गत किया गया था, जो हमने आप तक पहुंचाया महोदय? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा कि ये जो विविध वाद संख्या है जो अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, और इसी का हवाला देते हुए इसका शेष के बारे में गणना की गई है, ये रिपोर्ट आया है वहाँ से। तो इनका माननीय सदस्य का सवाल, और यहाँ तक मुंडारी खूंट काटी है उसमें मांसावली के हिसाब से या उनका उत्तराधिकारी के आधार पर ही शेष का वहाँ लगान नहीं लगता, बल्कि शेष का ये होता है। तो इसी आधार पर जो रिकॉर्ड में जो पाया पंजी 2 में, उस आधार पर विविध वाद संख्या का जो हुआ, जबकि इसमें और भी त्रुटियां हैं। माननीय सदस्य पूरा एक साथ आप पूरक पूछते हैं, ये जांच का विषय और इसको मैं जांच कराऊंगा, जो भी दोषी पदाधिकारी है उसमें कार्रवाई होगी।
विविधवाद संख्या निस्तारण होने के बाद 27 रजिस्टर संख्या 27 में उसका जो है ना नाम अंकित रहना चाहिए, ये भी अंकित नहीं है वहाँ पर। और इसी विविधवाद के कारण से उसमें शेष का गणना किया गया है। और जहाँ तक मुंडारी खूंट काटी जमीन है उस पर बिना उत्तराधिकारी का, उसका वंशावली का, वो शेष का लगान, ये शेष नहीं कटता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए जांच का विषय, जांच कराने के बाद जो भी लोग गलत किए इस पर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित और करेंगे। माननीय सदस्य संतुष्ट हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और ऐसे भी ये जमीन के मामले में काफी जानकारी रखते हैं। मैं यही चाहूंगा महोदय कि इसमें जो संलिप्त दोषी पदाधिकारी, जो अंचल अधिकारी हैं तत्कालीन उस समय के, वो चूंकि दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, बर्खास्तगी हो, इस प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़े। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, तो दे दिया। उत्तर मिला है, पूछिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने हेतु हमने ये ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाए हैं। और मेरा कहना है कि जो उसमें शिक्षा कर्मचारी हैं उन लोगों का स्थिति बहुत ही दयनीय है पूरे राज्य का। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक उन पर विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है। वित्त, इनका मूल प्रश्न यह है कि इस राज्य में कई ऐसे विद्यालय हैं जो सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त प्रस्वीकृति उच्च विद्यालय संचालित है महोदय, जिसे पूर्ण रूप से उस विद्यालय को उस सरकार की ओर से अनुदान स्वरूप दिया जाता है। जहाँ तक माननीय सदस्य का भावनाएं हैं, वैसे विद्यालय के जहाँ पर वित्त रहित शिक्षक हैं और उन शिक्षकों को नियमित करना की बात को प्रश्न के माध्यम से लाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये दिया गया है कि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर किया गया था और उन्होंने स्पष्ट निर्णय दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 153/2004 SC चंद्र एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य बाद 2007/8 SCC 279 में वर्ष 1981 के अधिनियम के अंतर्गत संबंधित विद्यालय के राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की अनुरोध को खारिज किया गया महोदय। खारिज कर दिया? खारिज कर दिया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अब क्या पूछना चाहते हैं? मैंने 1981 में बिहार के टाइम में खारिज किया गया। अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न आया था, बोला बिहार के बात को हम नहीं मानेंगे। तो झारखंड राज्य के लोग हैं, इनको 8 से 10,000 रुपया में पूरे परिवार को चलाना पड़ता है। तो यह जो झारखंड के जो कल्याणकारी सरकार है, ये जो इतने जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, इनके लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी कि इनको एक सम्मानजनक उनको जो अनुदानित राशि है वह मिले। नीतिगत विचार लेने की जरूरत है। अनुदान पर विचार किया जा सकता है। नीतिगत भी है और कानूनी सलाह भी। भी। दोनों लेने के बाद ही हमको लगता है इसका निपटारा हो सकता है। माननीय सदस्य। तो सरकार, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, इसको जितना जल्दी हो सके नीतिगत अपना जो सलाह लेना है ले लें। ठीक ठीक।
अब माननीय सदस्य मोहम्मद ताजुद्दीन। सर, ये अमित महतो जी का था, इसमें मैं साइन किया था, इसमें से जवाब भी मिल चुका है। हाँ, आप संतुष्ट हैं जवाब से? जी बिल्कुल। चलिए, अब मनोज कुमार यादव जी। अब नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। आपका नाम पुकारा गया, आप ध्यान आकर्षण डाले हैं, ध्यान आकर्षण का सूची आपके पास गया हुआ है। मैं आपको नहीं बोल रहा है, रागिनी जी हाथ उठा रहे हैं और फिर रागिनी जी ध्यान, जब नाम पुकारा गया आसन से तो उसी समय एब्सेंट हो गए। अब हम क्या करें, बोलिए। बच्चे देखते हैं, दूसरे दिन देखते हैं। चलिए जी महोदय, मेरा प्रश्न है महोदय कि चंदवारा प्रखंड में शिवम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इंडस्ट्री चलाने के क्रम में कोयले का डस्ट धूलकण के रूप में उड़ता है महोदय, और अगल बगल आसपास में जो इलाका है वह कालिखमय हो जाता है महोदय। कुआं के पानी में छाली पड़ जाता है महोदय, तालाब में छाली पड़ जाता है, कालिकपन का पत्ते में पड़ जाता है, और आसपास के लोगों को इससे। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, आपको हम दे रहे हैं। मनोज बाबू नहीं बोल रहे हैं, रागिनी जी को बोल रहे हैं, आपको इसके बाद ले लेते हैं। आप तैयार रहिए। ठीक, चलिए बोलें सर? हाँ बोलिए। तो इससे आसपास के इलाकों में बीमारी फैलती है। तो मेरा प्रश्न यह है महोदय कि प्रदूषण के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाए महोदय, ताकि आसपास के इलाकों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी खत्म हो जाए महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लोकहित में एक चिंता व्यक्त की है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण परिषद के प्रावधानों के आलोक में निर्धारित होता है। माननीय सदस्य एक जनप्रतिनिधि की भावना से इन बातों को बोल रहे हैं। सरकार ने जो अपना मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म से किसी भी फैक्ट्री के द्वारा उत्सर्जन की जांच की जाती है और उस प्रदूषण के मानकों का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है यह देखा जाता है, उसमें सरकार ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है कि 11/3/2025 को क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय एवं सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से इसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत जो प्रतिवेदित है प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा कि स्थल निरीक्षण के दौरान इकाई का मात्र 2 रोटरी क्लीन कार्यरत पाया गया। तीनों रोटरी क्लीन से उत्पन्न धूलकण पर नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP, स्थल निरीक्षण के दौरान रोटरी क्लीन से संलग्न ESP कार्यरत पाया गया। फ्लू गैस एकल चिमनी से उत्सर्जित होता है। चिमनी में डस्ट की मात्रा सतत निगरानी हेतु OCEMS द्वारा पाया गया। तो कुल मिलाजुलाकर प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा प्रतिवेदित जांच में मानक से अधिक प्रदूषण की कोई शिकायत नहीं दर्ज हुई है। और इसके बाद भी माननीय सदस्य अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कि प्रदूषण नियंत्रण तो सर्टिफिकेट दे देती है महोदय कि प्रदूषण नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न है महोदय कि वहाँ उसके बावजूद हो जाता है कि क्या कारण है। और मेरा अनुरोध था सर, कोई आप हाई ऑफिशियल से जांच करा लीजिए, दिखवा लीजिए, और मंत्री जी जाते आते हैं, कई मंत्री जी भी देख लीजिए। मेरा प्रश्न यही महोदय कि होना नहीं चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, किसी आपकी व्यवस्था ऐसी की जाए कि प्रदूषण नहीं हो और गांव वालों को परेशानी नहीं हो। मेरा प्रश्न यह है महोदय। माननीय सदस्य की भावना का ध्यान रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण परिषद को पुनः एक बार जांच के लिए हम लोग प्रेषित करते हैं। माननीय धन्यवाद मनोज जी। रागिनी जी पूछिए। मैं क्षमा चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बाहर में बहुत सारे लोग जाम में थे तो हमारी गाड़ी नहीं आई। ठीक है, चलिए। पहली बार है, महिला है, इतना तो अधिकार आपका बनता ही है। चलिए। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला सहित पूरे राज्य के प्राइवेट स्कूलों में यही हाल है। कोई भी निजी विद्यालय में चले जाइए, सबका यही हाल है। एक और माँ बाप का सपना है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ, लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों का मनमानी रवैया के कारण माँ बाप का सपना टूट रहा है। अध्यक्ष महोदय,
एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद भी हर साल एडमिशन के नाम पर 15 से 20 हजार सभी बच्चों से वसूली जा रही है, जो अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। महोदय, इन प्राइवेट स्कूलों के मनमानी तो देखिए, बच्चों को किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस, जूता इन मनपसंद दुकानों से या कहिए तो इनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के एजेंसी से ही लेना पड़ता है, जिससे विक्रेता मनमानी दाम लेता है, जिसका एक हिस्सा स्कूल प्रबंधन को भी मिलता है। महोदय, मैं चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूलों पर सरकार एक नियम निर्धारित करे एवं सरकार का नियंत्रण हो सके, जिससे प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी ना करे और इससे सबको अभिभावक पर आर्थिक बोझ ना पड़े। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है ये धनबाद जिले सहित पूरे राज्य में निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनमानी ढंग से कार्य करने का प्रश्न को सामने लाया गया। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सभी विद्यालय में शुल्क समिति का गठन किया गया है, जिस पर उस विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र छात्राओं का माता पिता और उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की कमेटी गठित किया गया है, जिस पर उस विद्यालय की सभी कार्यकलाप, चाहे फीस वृद्धि हो, चाहे किसी तरह की अनियमितता हो, उसको निगरानी करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। और उसके बावजूद भी अगर उस विद्यालय में मनमानी करती है तो जिला स्तर में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है, जिस पर उस कमेटी में कई पदाधिकारी, सरकार के ओर से कई पदाधिकारी एवं स्थानीय संसद और स्थानीय विधायक भी उस कमेटी में को सम्मिलित किया गया है। और उस कमेटी के माध्यम से यदि इस तरह का बात आती है शुल्क वृद्धि का, या इसमें क्वेश्चन आया है कि कॉपी किताब भी अपना एजेंसी से ये कराया जाता है कि आपको उसी दुकान में लेना है, तो निश्चित रूप से ये हमारी जो जिला स्तर की कमेटी बनी है, जिसमें संसद विधायक को भी सम्मिलित किया गया है महोदय, उसका एक प्रावधान है कि यदि विद्यालय प्रबंधन समिति इन समिति के बातों को नहीं मानती है तो महोदय उनके 2.5 लाख रुपया तक तो दंड करने का उसका प्रावधान है। समिति 2.5 लाख रुपया तक दंड लगा सकते सर। लेकिन अध्यक्ष जो इसमें उत्तर आया है बिल्कुल इससे सिर्फ उल्टा है, क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन इससे हमको लगता है कि इस पे जांच बैठाने की जरूरत है। री एडमिशन के नाम पर पेरेंट्स से खून चूसा जाता है और मध्यम वर्ग के लोग एकदम परेशान है इससे अध्यक्ष महोदय, और लगातार इसका हम लोग के पास कंप्लेन आता है और मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। और सेम इसी का 2 पार्ट बता रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों का हाल है, डबल बिल आता है, लोग खून चूसने का भी, उसमें भी हम चाहेंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कि इस पे भी आप हस्ताक्षरी आप लोग कोई नहीं है, इस पे भी अध्यक्ष महोदय आप हस्ताक्षरी नहीं है। अगर अस्पताल में चले जाइए तो अस्पताल में ही दवा बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, प्रश्नकर्ता को थोड़ा प्रश्न। हाँ ठीक है, आपका हस्तक्षेप है, थोड़ा उनको संतुष्ट होने दीजिए, संतुष्ट होने दीजिए। बोलिए 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 आप बोलिए, बोलने दीजिए, हमारे गार्जियन है। मैं उनके तरफ से बोल रहा हूँ। ये प्रश्न है जो लाया गया, माननीय सुन
बैठिए 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 ना, बैठिए ना। समाधान की ओर जा रहे हैं हम लोग समाधान की ओर जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू छोड़ दीजिए, सीपी बाबू छोड़ दीजिए, बाद में आएगा विषय, छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोग का कोई सवाल का जवाब नहीं पूछिए, मिलेगा। पूछने दीजिए ना, अभिभावक है उनको पूछने चलिए आप दीजिए। उत्तर दीजिएगा, आप उत्तर दीजिएगा। वो अभिभावक है उनको पूछने दीजिए। मंत्री जी हमारे तरफ से पूछ सकते हैं, उनका पूरा अच्छा अधिकार है। ठीक है, अभी ऐसा नियम नहीं है। सीपी बाबू अच्छी तरह से इस नियम को जानते हैं और हम समझते हैं जब हम आसन में बैठे हुए हैं, जब सीपी बाबू आसन पर थे ना तो हमसे भी ज्यादा कड़ा थे महोदय, और गुंजाइश कहीं नहीं था। महोदय, इसीलिए आप महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं अवगत करना चाहूंगा, शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं है। ये गजट है महोदय, गजट है, और आपके माध्यम से मैं उनको भेज रहा हूं। अब पूरे पढ़ की जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद इसे बुझाव देगा। चलिए छोड़ दीजिए, इसका जांच करवा लिया जाए, हम चाहेंगे। चलिए अब सूचना में माननीय सदस्य ने मुझे कहा बोलने के लिए, तब मैं खड़ा हुआ हूँ अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है, अब जब प्रश्न का पटाक्षेप हो गया तो फिर उस पर अनावश्यक चर्चा करके फायदा नहीं है। अब माननीय सदस्य को संतुष्ट करने के लिए माननीय मंत्री जी गजट भेज दिए, और बेहतर होगा आप भी पढ़ लीजिए, उनको भी पढ़ने दीजिए। चलिए मंत्री प्रभारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्री प्रभारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 92,37,42,000 रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश से किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें श्री नवीन जायसवाल 100 के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 57 व्यापक है। माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं मांग करता हूं कि उक्त शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल अपना वक्तव्य दूसरी पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।